सीधी में कोरोना बेकाबू रहा। हालात यह है कि सीधी अब कहों न कहों यह कोरोना पर काबू पा चुका है और स्थिति यह है कि संक्रमण के दर महज 2% रह गई है। किंतु हालात यह है कि मौत के आंकड़ा में अब जो है स्थायित्व तो नहीं आबा है। हालांकि अब लगभग 2 दिन से सीधी की तरह अच्छी खबर यह है कि कोनो अब पेशेंट के जान नहीं गया है। हालांकि ओके पीछे जिला प्रशासन के अथक प्रयास और मेहनत जो है या स्थिति तक सीधी का स्वस्थ करे में बेहद मेहनत करे के पड़ी है। और हमारे साथ कुछ विशेष मुद्दों में बात करें थी सीधी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी सर है। सर, सीधी की वर्तमान कोरोना के हालात क्या हैं सर, और क्या कहेंगे इस दौर को सर? देखिए, सीधी में आज के डेट में यदि हम कहें तो कल तक का जो हमारी जो कुल जो बचे हैं अब 245 ऐसे केसेस हैं जो एक्टिव केसेस हैं, और कल भी 21 केसेस थे हमारे, और पॉजिटिविटी रेट भी 2.5% से नीचे है, 2.16 के लगभग कल का, और वीक का भी वो हमारा काफ़ी कम हुआ। लेकिन अभी भी केसेस आ रहे हैं और हम लोग इस चीज़ को लेकर के हमेशा चल रहे हैं। अगर कहीं भी कोई केस आता है तो वहाँ उनका अब हम कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पूरा देखिए कि वो किन से मिले, कहाँ से आए, कैसे उनको आया। और दूसरा जो राज्य शासन से भी लगातार इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है और स्ट्रेस दी जा रही है कि हम उनको कोविड केयर सेंटर में यथास्थिति, यदि हालत ख़राब है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अथवा कोविड केयर सेंटर में लाएं। तो इस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और हमारे जो तहसील की जो टीमें हैं, जो RRTs हैं या SDMs हैं, इन सबको हमने इसी दिशा में निर्देशित किया है। जब भी जिस दिन भी पता चलते हैं कि यहाँ से कहीं से आएँ तो हमारी टीमें तत्काल जा रही हैं और उनको हम कोशिश करते हैं कि वो कोविड केयर सेंटर में आ जाए। ये भी इसलिए कि जो यदि वो घर में ही रहते हैं तो घर में तो रह के ही अधिकांश लोग स्वस्थ हुए हैं, लेकिन हम अब इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ना चाहते हैं कि उनके कारण और भी घर के मेंबर संक्रमित हों। तो इसलिए हमें ज़रूरी है, और जो भी कोई भी आता है बाकी लोगों को भी ये जानना, और इस चीज़ के लिए लोगों की भी एक्सेप्टेंस ज़रूरी है कि यदि हमको आया है तो बहुत अच्छे कोविड केयर सेंटर्स भी हैं जहाँ वो रह सकते हैं, योगा कर सकते हैं, खाने पीने बाकी की भी सुविधाएं, और कम से कम वो हमारे जो मेडिकल टीम है, जो वहाँ स्टाफ नर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी निगाह में। सर, मौत को आंकड़े को लेकर ये कहा जाता है सर कि जो अभी तक सीधी में जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है और जो नगरपालिका में अंत्येष्टि हो रही है उसमें अब महज 10 से 15 का ही अंतर दिख रहा है। तो सर, क्या आप लोग ये देखते हैं कि उनके रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं जिनका अंत्येष्टि जो है नगरपालिका के द्वारा किया जा रहा है, या फिर क्या है ये मौत का आंकड़ा जैसे कभी 2 दिखाया जाएगा फिर 3 आगे दिखाया जाएगा, तो मतलब कंटिन्यू जो ये एक इनबैलेंस बताया जा रहा है, रिपोर्ट में अंतर आ रहा है नगरपालिका और जिला प्रशासन में, तो उसकी वजह क्या है सर, और क्या माना जाए उसको? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं कि पहला तो ये कि जैसे जिनका कि कोविड का टेस्ट हुआ, कोविड पॉजिटिव जो टीम है वो देखते हैं रिकॉर्ड में भी, या तो हॉस्पिटलाइज जो हुए या बाकी उनका देखते हैं कि वो कोविड पॉजिटिव या तो रैट में या RT-PCR में जहाँ कहीं आए तो उसको वेरीफाई करके फिर वो अपलोड करते हैं। तो उसमें छुपाने की कोई बात नहीं। दूसरा, जो कई बार ये भी हुआ कि मेल फीमेल वार्ड में जैसे कुछ या सस्पेक्टेड कोविड वाले जो थे, जो बीच में जो कभी आए कि उनको लग रहा था कि चूँकि न्यूमोनिक थे, काफ़ी से ख़राब स्थितियों में जब वो आए थे जिनकी कोविड टेस्ट नहीं हुई थी, तो उनका यदि नहीं है तो इसके कारण से ये डिफरेंस हो सकता है। उसको भी हम लोग देखेंगे। अब चूँकि ये संख्या काफ़ी कम है तो उसको हम एक में देखेंगे कि यदि ऐसी उनकी टेस्ट हुई है, बिल्कुल उसमें छुपाने का कोई कारण नहीं है, और जो स्थिति है तो वो हमें बताएं। सर, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। तो ये माना जाए सर कि जो सीधी में सस्पेक्टेड हैं, जिनको सस्पेक्टेड में रखा गया है, तो क्या उनको किस तरह सुविधाओं का लाभ मिलेगा सर? क्योंकि उनकी भी अंतिम संस्कार यदि कहा जाए तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया है, तो क्या उनको भी उस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, या फिर क्या उसके लिए क्या इंतजाम? देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि हमें क्या इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। जैसे उनका यदि कोविड पॉजिटिव के सारे सब कुछ यदि मिलते हैं तो उस अनुरूप करेंगे, या जैसा भी होगा वो तो प्रत्येक केस विशेष पे हम निर्णय लेंगे, और जिनके पॉजिटिव हैं ये रिपोर्ट्स हैं तो उसमें तो कोई डाउट नहीं। तो सर, अभी तक जिले में कितने लोगों को ये सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है? अभी सहायता राशि प्रदान करने का तो अभी नहीं है, अभी प्रोसेस नहीं है, और हम लोग शीघ्र इसको करेंगे। सर, अब बात की दूसरी लहर से लगभग हम जंग जीतने के करीब हैं और 2% तक हमारा संक्रमण का दर पहुंच गया है,
किंतु वैज्ञानिकों का कहना है कि तीसरी लहर बिल्कुल मुंह खोल के खड़ी हुई है हम लोगों के सामने, और फिर हमको एक बेहतर इंतज़ाम करना है, क्योंकि तीसरी लहर के लिए बताया जा रहा है कि बच्चों पर ज़्यादा जो है प्रभाव डालेगी। तो उसके लिए क्या बेहतर इंतज़ाम सर जिला प्रशासन के द्वारा जिला स्वास्थ्य व्यवस्था में जो है बेहतरी की जा रही है? देखिए, इसमें हमें दोनों जगहों पे है, जैसे कोविड केयर सेंटर में भी हम अलग से इसको जगह देंगे और अच्छी व्यवस्था रखेंगे कि चूँकि यदि छोटे बच्चे हैं उनके साथ तो वो हमें ज़्यादा ख्याल करना होगा। उसके साथ ही साथ जिला अस्पताल में भी हम उनके लिए कमरे हम करने जा रहे हैं, जहाँ पर कि हम उनका केयर कर पाएंगे। ऑक्सीजन बेड हो या बाकी जो सुविधाएं हों, तो ये सभी हम सुनिश्चित करेंगे। इसमें जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर रीवा हैं उनसे भी चर्चा हम लोगों ने की है, और जिला स्तर पे भी हमारा जिला अस्पताल का अमला है, साथ ही CMHO हैं, उनके साथ करके हम सुनिश्चित करेंगे। और एक चीज़ मैं सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि ये जो फैलता है, जैसे शुरुआती केस आते हैं, यदि उसी समय कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अच्छा हुआ, लोग न छुपाएं, लोग आगे आएँ, तो ये तीसरे लहर की बात जो है हम सभी मिल करके उसको हम मतलब बिल्कुल ही कमतर कर सकते हैं, या हम यूँ कहें कि बढ़ने ना दें। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो जाती हैं कि एक साथ यदि कुछ कहीं ये छुपाई गई बात वो बढ़ती गई 1 से 5, 5 से 10, तो वैसी स्थिति। तो इस बार हमारी पूरी की पूरी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, पूरा जिला प्रशासन, पूरा जो सभी विभाग, चाहे महिला बाल विकास हो, चाहे हेल्थ हो, या चाहे जनपद हो, हम लोग सभी इसके लिए कटिबद्ध हैं कि ऐसा कोई भी अब केस आता है तो हम हर एक के पीछे, और वो कहाँ कैसे उन तक आया और कैसे बाकी जगह फैला, उसको हम प्लग करें। उसको जब हम टैकल कर पाएंगे तो तीसरे वेव में हम उससे हम बच सकते हैं। सर, बच्चों के लिए जो है स्पेशल आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, और जो आपके पास स्टाफ है उनको स्पेशल ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी आप लोग राज्य शासन से कुछ निर्देश मिले हैं कि, क्योंकि यदि देखा जाए हालात की 1-1.5 महीने का समय दे रहे हैं वैज्ञानिक लोग, तो ये माना जाए कि काफ़ी कम वक्त है जब तैयारियां हमें काफ़ी ज़्यादा करनी है। बच्चों के साथ उनके परिजन भी आएंगे, तो कुल मिला के एक व्यवस्था ज़्यादा आप लोग को दुरुस्त करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल इसमें करनी होगी, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो पेडियाट्रिशियन जो है हमारे यहाँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो भी बहुत कम है। एक जिला अस्पताल में पदस्थ हैं, एक जो सीधी के हैं, जो कि अभी वर्तमान में जिला हॉस्पिटल में जो कि रामपुर नैकिन में थे पहले, तो वो वहाँ सेवाएँ दे रहे हैं। तो उस ख्याल से हमको इसके साथ ही साथ जो अन्य डॉक्टर्स भी हैं, क्योंकि कोविड का जो प्रोटोकॉल है, जो ये तो ICMR जो जारी करती है, हमें राज्य शासन से जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी है, या अन्य जो भी उनका किस तरह से इलाज की जाए, ये पैटर्न सबको जानना ज़रूरी है। हमें, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, मेडिकल ऑफिसर्स हों, चाहे स्पेशलिस्ट हों, जो कि हमेशा केवल पेडियाट्रिशियन से देखेंगे ऐसा तो नहीं होगा। कई बार रहती है कि ड्यूटी अन्य डॉक्टर्स की भी रहती है, तो हम ट्रेनिंग वाले एस्पेक्ट पे काफ़ी ध्यान देंगे, और इसको जिससे कि इस तरह की नौबतें ना आए कि हम नेग्लिजेंसी किसी की जान जाए, कोई तकलीफ नहीं पड़े। निश्चित तौर पर सर, अब बात यह है सर कि जो लगातार ब्लैक फंगस सीधी के लिए नया था, क्योंकि सीधी में न कोई जांच की व्यवस्था है, न इसके उपचार की व्यवस्था है। और ये कहा जाए कि रामपुर नैकिन से शुरुआत हुई ब्लैक फंगस की, एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, फिर उसके बाद एक अभी बीते दिन फिर से एक युवक की जान चली गई जबलपुर में। तो मतलब ये मान के चला जाए कि 3 केस अभी तक सीधी में ब्लैक फंगस के आ चुके हैं। सर, कोई भी गाइडलाइन और कोई भी दिशा निर्देश जिला प्रशासन की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से नहीं जारी किए गए। क्या कहेंगे सर ये पूरे मामले में, और क्या इसके लिए क्या सावधानियां जनता बरते? देखिए, ब्लैक फंगस में तो सबसे पहले तो जब इलाज कर रहे होते हैं जो डॉक्टर, चाहे हमारे यहाँ यदि देखेंगे तो अधिकतर जिला हॉस्पिटल में ही इलाज हुए हैं, और इसके साथ ही साथ जो कोविड केयर सेंटर्स हैं तो वो वहाँ शुरुआती रहते हैं, उनकी यदि तकलीफ बढ़ती है तो जिला अस्पताल आते हैं। तो जिला अस्पताल से जो इसमें म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस है, उसके लिए जैसे रीवा है, या जबलपुर है, या भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर में मेडिकल कॉलेजेस में उनके लिए अलग से सीट्स भी मतलब आरक्षित हैं, और वहाँ अलग से उनकी सुविधाएं। उसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं कि जैसे शुरुआती यदि इन्फेक्शन है कि जहाँ छोटे मोटे सर्जरी से वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो वो है। सेकंड, जो इंजेक्शन जो उनके होते हैं तो वो प्रोक्योर हो करके कई, जैसे जबलपुर में अभी फ़िलहाल तो थे, कुछ समय पहले तक उपलब्ध थे। भोपाल और राज्य शासन भी इसमें पूरे प्रदेश के लिए जो है वो पहल वहाँ से हो रही है। तो हमारे यहाँ से जैसे अभी एक सचिव का भी हमें अभी पता चला था कि वो
उनको भी ब्लैक फंगस के शिकार हुए हैं और भोपाल में थी, तो हमने उनको वहीं जो भोपाल मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ के लमेदिया के लिए हमने उनको सजेस्ट किया था कि वहाँ पहुँचे, वहाँ अलग से इलाज की व्यवस्था है। और कई लोगों का मतलब ऑपरेशन के बाद तो ठीक भी हुए, जैसे साइनसेस में जो इन्फेक्शन यदि शुरुआती जो रहता है, जब ये जैसे देखेंगे कि यदि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो अथवा प्राइवेट हॉस्पिटल जो दो हमारे यहाँ, तो ये अगर शुरुआती दिनों में ही इस चीज़ को क्लिनिकली भी वो देख लेते हैं, जैसे स्वेलिंग होता है नाक के पास या आँख के पास या विजिबिलिटी की थोड़ी दिक्कत आती है, शुरुआती दिनों में यदि इस चीज़ को समझ लेते हैं तब भेज पाना, तो तब हम उनको क्योर कर पाना ज़्यादा आसान होता है। तो इसमें भी हम लोग प्रिकॉशंस रख रहे हैं कि जैसे ही कहीं आए किसी को इस तरह का लगे तो हम सजग रहें कि उनको हम भेज दें वहाँ जहाँ जैसे मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा सुविधाएँ हैं, हम उनकी बेहतरी के लिए कर सकते हैं। क्या सर आप लोग के द्वारा राज्य शासन से कोई मांग की जा रही है कि व्यवस्थाएं दी जाएं, हमको इंजेक्शन या फिर इसकी जांच की व्यवस्थाएं दी जाएं, कुछ ऐसी मांग भी की गई? इसका तो अलग से नहीं, हेल्थ से जो होता है तो समय समय पे जो करते हैं, जो अपने देखिए जैसे टेस्ट की तो अधिकतर RT-PCR छोड़ करके बाकी सारे टेस्ट हमारे यहाँ हो रहे हैं। यहाँ जो अभी नया जो रिसेंट जो हमारा खुला D-डाइमर से वगैरह से तमाम टेस्ट जब यहाँ होते हैं हॉस्पिटल कैंपस में ही हो रहे हैं। CT स्कैन भी पुराना वाला है, नया भी होगा, लेकिन नया में भी थोड़ा सा समय लगेगा। और यहाँ प्राइवेट में भी है, तो टेस्ट के तो हैं, यहाँ सुविधाएं हैं। लेकिन जो ब्लैक फंगस का मैंने यही बताया कि यदि हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं ये जितना सिंसियरली या पहले उस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये टेंडेंसी दिख रही है, स्वेलिंग दिख रही है कहीं इस तरह के लोग, और जो अब तो ज़्यादा लोग सजग हो गए, तो वो अगर दिखते हैं तो पहले भेजने से ये ज़रूर है कि हम उनकी जान बचा पाएंगे, उनको इलाज में उनको सुविधा है। निश्चित तौर पर यह दौर जो है एक कोरोना के दौर है, और कोरोना के दौर में लगातार जो है ये 1.5 से 2 महीने के लॉकडाउन लग रहा है। आम आदमी गरीब आदमी खातिर जो है सरकारन के द्वारा अन्न जो है वो भूखे न रहें ओके खातिर सरकारन के द्वारा गल्ला की व्यवस्था की गई ही। तो सर ये कितना जो है खाद्यान्न दिया जा रहा है? सर वर्तमान में थोड़ा क्या है कन्फ्यूज़न की स्थिति है। ग्रामीण ये कहते हैं कि 5 महीने खाद्यान्न कहा गया, हमको 2 महीने का दिया जा रहा है या कहीं 3 दिया जा रहा है। तो सर वास्तव में कितना दिया जा रहा है, कब कितना दिया जाएगा? नहीं, अभी देखे होंगे पिछले समय से हम लोग प्रेस में भी दे रहे हैं कि कितना गेहूँ आ रहा है। गेहूँ के साथ क्या था कि हमारे पास उपलब्धता नहीं थी, रीवा में रैक पॉइंट लगे वहाँ से आ रहे थे, तो एक साथ जो जैसे 3 महीने का गेहूँ जो नहीं गए, जहाँ नहीं गए तो हम लोग उसको प्रकाशित भी कर रहे हैं, और उनका जो शेष बचा हुआ वो उनको जाएगा। तो एक साथ है कि सभी महीनों के, चूँकि एक साथ ज़िले में जितने 400 से ज़्यादा हमारे जो PDS शॉप्स हैं सब तक पहुंच पाना नहीं संभव था, तो उसमें हम लोग कर रहे हैं, लगातार इसके मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, रीवा से भी या मझौली या कुसमी हर तरफ। हमारे यहाँ जिलाधिकारी भी और ADM एडिशनल कलेक्टर भी वो भी पर्सनली उनको दे रखा कि वो मॉनिटरिंग भी करेंगे, और हम लोगों की भी निगाह है, और कहीं इस तरह की चीज़ें नहीं होने देंगे कि उनको 2 महीने का दिया, 3 महीने का नहीं दिया। क्योंकि जो इस बार हमने ये व्यवस्थाएँ भी कर रखी हैं कि किसी दुकान पे जब भी यदि कोई राशन जाता है, जब अनलोड होता है, तो हम फिजिकली उसका वेरिफिकेशन कराएं तो वहाँ राशन पहुँचा है कि नहीं, मतलब वो ऐसे पेपर पे नहीं पहुँचे। और इस तरह से चूँकि एक साथ 4 या 5 महीने के देने में कई बार बदमाशी की गुंजाइश रहती है, और यदि अनपढ़ हैं या इस तरह का जो उनको नहीं जानकारी है तो कहीं अंगूठा लगा के और गलत कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। अभी कुसमी में हम लोगों ने कार्रवाई भी शुरू की है, और इसके अलावा भी बहरी तरफ भी 1-2 दुकानें की आई थी, तो उसमें हम लोग भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। और पूरे ज़िले में इस बाबत निगाह है कि हम सारा राजस्व अमला और फूड या बाकी विभाग भी मिल करके हम सुनिश्चित करेंगे सबको गेहूँ। सर ये जो है मार्च का कुछ अप्रैल में कुछ लोगों को पैसे लेकर जो है खाद्यान्न दिए गए हैं, किंतु अब जो है 2 महीने का उनको खाद्यान्न दिया जा रहा है। तो जिनके मतलब ये बताया जा रहा है कि अप्रैल मई जून 3 महीने का हम खाद्यान्न मिल रहा है, तो अप्रैल में जिनको पैसे लेकर दिए गए हैं तो क्या उनके पैसे वापस होंगे, आगे मर्ज होंगे, क्या होंगे? नहीं, उनका हम देखेंगे, वापसी ही सबसे बेहतर है कि वो जब अगली बार जाएंगे तो वापस करें, जो कोऑपरेटिव को और बाकी को भी जो भी ये संस्था रन करते विभाग से भी हम निर्देश जारी करें। सर ये 5 महीने के खाद्यान्न की बात हुई, तो 3 महीने की तो ठीक है राज्य शासन की व्यवस्था हो गई, अब 2 महीने का सर वो कब दिया जाएगा? ये देखिए मैंने बताया कि जो असल में चीज़ है कि गेहूँ की उपलब्धता, गेहूँ हमारे यहाँ
सीधे था नहीं, तो रीवा से आ रहे थे, वो लगातार उसकी ढुलाई भी चल रही है, लगातार कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा समय और लगेगा और हम इसमें पूरी कोशिश हमारी है कि हमारे जो 5 ब्लॉक हैं और जो शहरी इलाके हैं वहाँ तक ये चीज़। तो सर मतलब 5 महीने का ही टारगेट है हाँ बिल्कुल देने का। बिल्कुल। जी, अब बात हुआ जौने के सबके अंदर जिज्ञासा ही कि अनलॉक को लेके सीधी माँ अफवाह हुई रही है कि सीधी माँ मतलब मध्य प्रदेश में 7 जिला हैं जिनका जो है हाई जोन में रखा गया है, रेड जोन में रखा गया है। तो यहाँ 1 जून के बाद जो है अनलॉक की व्यवस्था न हुई, मतलब अनलॉक न कीजिए। तो एक लड़के जो दुविधा ही, तो उसे सर से हम पूछो कि सर ये अनलॉक को लेकर जो कहा जा रहा है कि 1 जून से शादियाँ 20-20 लोग, 20 घराती 20 बाराती और थोड़ा थोड़ा खोलने का प्रयास किया जाएगा, तो क्या है सर, सीधी भी खुलेगा या बंद रहेगा? देखिए अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि इसमें राज्य शासन के द्वारा गृह विभाग से जो सर्कुलर जारी होंगे सारे जिले के लिए होंगे। एक पहला तो वो है, उसके अधीन हम लोग काम करेंगे। दूसरा ये है कि जो जिला स्तरीय जो हमारी कोविड जिला क्राइसिस कमेटी जो है प्रभारी मंत्री जी के इस अध्यक्षता में बनी है, उसमें भी हम अपनी बातें रखेंगे और ज़िले में और ज़िला स्पेसिफिक और साथ ही साथ तहसील या ब्लॉक स्पेसिफिक भी हम जानकारी सारी रखेंगे, सभी देंगे। और विचार विमर्श उपरांत जितनी चीज़ें जिस स्केल तक हम उनको छूट दे पाएंगे, जहाँ तक करेंगे, तो वो बात का डिसीजन अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन जिस गति से हम लोग कम हो रहे हैं इसमें और सुधार की ज़रूरत है, और कम होंगी तो हमको दे पाना आसान होगा। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे सीधी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी सर, जिनके द्वारा सब मुद्दन में अपन बात कही गए। उनके द्वारा यह कहा गया कि वह हम हर गरीब के साथ खड़े हैं जे भूखे हैं, उनकी खातिर खाद्यान्न के लगातार इंतजाम हो रहा है, पूरी निगरानी हो रही है। सीधी के स्वास्थ्य व्यवस्था का बेहतर करे खातिर लगातार प्रयास जारी हैं, तीसर लहर की तैयारी जारी है। और साथ में यह कहा गया कि 1 जून से सीधी खुली कि न खुली गृह विभाग के आदेशन पर निर्भर है। और साथ में जिला क्राइसिस कमेटी मैनेजमेंट टीम के द्वारा जो निर्णय ली जाए वो इनके आधार पर सीधी अनलॉक हो पाई। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।